हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो सीटेट 1 to 5 पर्यावरण अध्ययन का सेशन है। जैसे पिछले क्लास में मैंने जेटेट 1 to 5 ईवीएस का यानी पर्यावरण अध्ययन का वीडियो अपलोड किया था, तो वैसे ही सेम सिलेबस सीटेट और जेटेट लगभग मिलता है। ठीक है, तो आज का जो सेशन होगा वो आपका सीटेट का होगा, यानी सीटेट 1 to 5 का सेशन होगा। तो ये जो सेशन होगा इसमें भी 30 क्वेश्चंस रहेंगे, टॉप मोस्ट क्वेश्चन, और जो सिलेबस के अनुसार ही रहेगा। सिलेबस में जो भी कंटेंट है उसी कंटेंट के अनुसार मैं ये आपको पढ़ाऊँगी आज 30 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सेशन ज़रूर देखिएगा। और सीटेट का एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है, तो सीटेट के विद्यार्थी जो 1 to 5 एग्ज़ाम देंगे उसके लिए सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, परिवार में दादी द्वारा बच्चों को लोक कथाएं सुनाना किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? ग्रैंड मदर नैरेटिंग फोक स्टोरीज टू चिल्ड्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ लर्निंग? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली? सदस्यों की संख्या कम होती है, निर्णय समूह सामूहिक रूप से होते हैं, माता पिता एवं बच्चे शामिल होते हैं, आर्थिक निर्भरता सीमित होती है। यहाँ पूछ रहा है कि एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है, यानी कि कलेक्टिव डिसीजंस, निर्णय सामूहिक रूप से होता है, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रवासी पक्षियों का आगमन मुख्यतः किस कारण होता है? माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स मेनली अकर्स ड्यू टू भोजन एवं अनुकूल जलवायु, शिकार से बचने के लिए, मनोरंजन के लिए, घोंसले बदलने के लिए, यानी कि फूड एंड फेवरेबल क्लाइमेट, टू स्कैप हंटर्स, फॉर रिक्रिएशन, टू चेंज नेस्ट। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि भोजन एवं अनुकूल जलवायु। तो यहाँ पे पूछ रहा है माइग्रेशन, प्रवासी पक्षियों का आगमन जो होता है वो किस कारण से होता है? तो सबसे पहले हम लोग जान ले कि जो माइग्रेशन होता है, जैसे कि पक्षी जो होते हैं किसी कारण से, जैसे कि कभी कुछ ऐसे आपदाएं आ जाती है या कैसे कभी बारिश आ जाती है, तो पक्षी क्या करते हैं, अपने एक जगह एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट कर जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो छोड़ के उस प्लेस को चले जाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? माइग्रेशन कहते हैं। तो ये माइग्रेशन क्यों करते हैं, माइग्रेट क्यों करते हैं अपने आप को? तो ये फूड को सर्च करने के लिए, ठीक है, फूड को सर्च करने के लिए माइग्रेट करते हैं, ताकि वो उस प्लेस में जा करके फूड को सर्च करे और अपने बच्चों के साथ जीवन यापन करे। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स? भोजन बनाना, जल का अवशोषण, तापमान नियंत्रित करना या बीज बनाना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तापमान नियंत्रित करना, यानी कि रेगुलेटिंग टेम्परेचर। तो ट्रांसपिरेशन जो होता है ना, वो उसमें क्या करते हैं ना पौधे, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इसी कारण ट्रांसपिरेशन प्रोसेस प्लांट में होता है, और ट्रांसपिरेशन का जो कार्य होता है यही होता है मेन फंक्शन, रेगुलेटिंग टेम्परेचर, यानी कि तापमान नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव उभयचर यानी कि एम्फीबियन है? उभयचर, एम्फीबियन किसको कहते हैं? ऐसे जीव जो वाटर यानी कि वाटर प्लस लैंड दोनों में रह सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा जीव एम्फीबियन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन? छिपकली है कि मगरमच्छ है कि मेढक है कि सांप है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेढक। यानी मेढक एक ऐसा एम्फीबियन है जो पानी में भी रह सकता है और वो लैंड में भी रह सकता है, यानी जमीन में भी रह सकता है। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? इसका राइट आंसर होगा, जैसे कि पहले ऑप्शन पढ़ लें, बिजली उत्पादन, भूजल स्तर बढ़ाना, बाढ़ बढ़ाना या जल को प्रदूषित करना, पावर जनरेशन, इंक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल, इंक्रीज फ्लड्स यानी पॉल्यूट वाटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूजल स्तर बढ़ाना, यानी कि इंक्रीज वाटर इंक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल, यानी कि जमीन के नीचे का जो पानी होता है उसी को हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो हम लोग क्या करते हैं, इसमें इंक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल, यानी कि भूजल का जो स्तर को बढ़ाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ही मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल से नहीं फैलता, यानी कि ऐसा रोग पूछ रहा है यहाँ पे कि जो वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है, यानी पानी से नहीं फैलता है। हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, पेचिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। तो आपको मैं बता दूं कि मलेरिया जो होता है वो मॉस्किटो काटने से होता है, यानी कि मॉस्किटो। और कौन से मॉस्किटो? फीमेल एनोफिलिस। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो काटने से मलेरिया होता है। और मॉस्किटो के अंदर एक पैरासाइट होता है, ठीक है, पैरासाइट, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। और यही प्लाज्मोडियम जब आपको कभी भी कोई मतलब कि ये मॉस्किटो क्या करती है, बाइट करती है, काटती है, आपका ब्लड सक करती है, तो उसके स्टोमक के अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है और वो आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर जाता है। और यही प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है, मलेरिया नाम की बीमारी होती है। तो यहाँ पूछ रहा है कि वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है, तो मलेरिया तो इंसेक्ट से होता है, क्योंकि मच्छर एक इंसेक्ट है, तो यहाँ पर मलेरिया राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों द्वारा परागण का क्या महत्व है, यानी पॉलिनेशन का। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ पॉलिनेशन बाय बी? पौधे की वृद्धि रोकना, फल एवं बीज निर्माण, पत्तियां गिराना या मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फल एवं बीज निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। यहाँ पे पॉलिनेशन का महत्व पूछ रहा है कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो पॉलिनेशन जो करती हैं, तो क्या होता है इसका महत्व? तो वो क्या करती हैं, फ्रूट्स और सीड का निर्माण करती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, कंपोस्ट मुख्य तो किससे बनाई जाती है, यानी कंपोस्ट एक खाद है। क्या है? कंपोस्ट एक खाद है। तो ये किससे बनाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे है, कंपोस्ट मैन्यूर इज मेनली प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो हम कह सकते हैं कंपोस्ट एक नेचुरल मैन्यूर होता है, यानी कि प्राकृतिक खाद होता है, ठीक है। जैसे प्लास्टिक होता है, कि जैविक अवशिष्ट होता है, ये धातु होता है, या ये कांच होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक अवशिष्ट, यानी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ये। जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या आ जाएगा, जैसे कि हम लोग वेजिटेबल्स पिल्स आ जाएगा, पिल्स, ठीक है। इसके बाद ड्राई लिप्स आ जाएगा, ड्राई लिप्स। तो ये सब जो है, ये सब जब सूख जाते हैं तो ये पिल्स, यानी कि सब्जी के छिलके, ड्राई लिप्स, गोबर वगैरह, काव डंग केक, ये सब जो है ना आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है। जब इसको हम लोग फेंक देते हैं तो ये अपने आप डिकम्पोज हो जाता है मिट्टी में, और ये कंपोस्ट बन जाता है, यानी कि कंपोस्ट मैन्यूर बन जाता है, जैविक अवशिष्ट बन जाता है, और इसको हम लोग खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के कटाव यानी सॉइल इरोशन को रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंट सॉइल इरोशन? वृक्षारोपण, खनन, वनों की कटाई या सड़क निर्माण? एफॉरेस्टेशन, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन या रोड कंस्ट्रक्शन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्षारोपण। यानी कि देखिए यहाँ पे पूछ रहा है मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए हम मिट्टी के कटाव कैसे रोक सकते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर, जितना वृक्ष लगाएंगे, अगर हम पेड़ लगाते हैं तो पेड़ की जो जड़ होती है वो मिट्टी को पकड़ कर रखती है, जिससे सॉइल इरोशन का खतरा कम रहता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पक्का मकान और कच्चा मकान में मुख्य अंतर किस आधार पर होता है? The main difference between a पक्का हाउस एंड a कच्चा हाउस इज बेस्ड ऑन आकार, निर्माण सामग्री, रंग, कमरों की संख्या। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्माण सामग्री, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो कच्चा मकान होता है, पक्का मकान, तो यहाँ पे मटेरियल पे डिपेंड करता है कि पक्का हाउस के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं और कच्चा हाउस के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मेन ऑप्शन होगा आपका निर्माण सामग्री, यानी बिल्डिंग मटेरियल्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन अक्षय यानी कि रेनेबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेनेबल फ्यूल? पेट्रोल, डीजल, बायोगैस या कोयला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बायोगैस। बायोगैस जो होता है ना वो रेनेबल फ्यूल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रेशम किस जीव से प्राप्त होता है? सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म? तो इसका राइट आंसर होगा मधुमक्खी की, रेशम कीट की, तितली की, मकड़ी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रेशम कीट, यानी सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म एक क्या है, इंसेक्ट है, रेशम का कीड़ा, जिससे क्या बनाया जाता है, रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जल में नहीं डूबेगी? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट सिंक इन वाटर? लोहे के कील, पत्थर, लकड़ी का टुकड़ा या सिक्का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का टुकड़ा, यानी पीस ऑफ वुड। पीस ऑफ वुड यानी लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, उसको अगर पानी में हम डालते हैं तो वो सिंक नहीं करती, यानी कि नहीं डूबती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण क्या है? व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन? वृक्षारोपण, वाहन एवं उद्योग, वर्षा या जल संरक्षण? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाहन एवं उद्योग, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे पूछ रहा है एयर पॉल्यूशन का मेन कॉज क्या कारण है? तो वृक्षारोपण करेंगे तो एयर पॉल्यूशन होगा ही नहीं।
रेन वाटर हो, अगर पेड़ लगाएंगे तो बारिश होगी, उससे भी एयर पॉल्यूशन नहीं होगा। जल का संरक्षण करेंगे तो उससे भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि मेन कारण क्या है एयर पॉल्यूशन का, तो मेन जो कारण है व्हीकल्स एंड इंडस्ट्री। इससे जो निकलते हैं स्मोक, धुआं, इससे जो धुआं निकलता है, इससे जो गंदगी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है, CO2 गैस निकलता है, ये सारे क्या करते हैं, ये हमारे एयर को कॉन्टामिनेट करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, ठीक है। इस ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? विच ऑर्गन पंप्स ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? फेफड़ा, मस्तिष्क, हृदय या यकृत? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्ट। हार्ट क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है। क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन। और यही क्या करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है, जिसके कारण हमारा हार्ट क्या करता है? साउंड करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाला। अगला प्रश्न है, भोजन संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? विच मेथड इज सुटेबल फॉर फूड प्रिजर्वेशन? धूप में सुखाना, खुला रखना, या गीला रखना, या गर्म करना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धूप में सुखाना। यानी कि यहाँ पूछ रहा है कि भोजन संरक्षण, फूड को अगर हम प्रिजर्व करेंगे तो उसका अच्छा विधि कौन सा है, उपयुक्त विधि? तो धूप में सुखाना, सन ड्राइंग। तो फूड का मतलब ये नहीं है कि जो बना हुआ फूड है, जैसे हम लोग ड्राई फूड्स होता है, जैसे कि मान लीजिए गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सबको काफ़ी दिन तक प्रिजर्व करना है तो धूप में सुखाएंगे, तो ये ट्रेडिशनल मेथड है। तो इसमें हम धूप में सुखाते हैं तो उसमें जो पेस्ट होते हैं, पेस्ट यानी इंसेक्ट होता है, वो मर जाता है, ठीक है। इसलिए सन ड्राइंग मतलब धूप में जो सुखाना होता है वो सबसे अच्छा विधि माना जाता है भोजन के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा यानी नेचुरल फाइबर है? प्राकृतिक रेशा नेचुरल फाइबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर? नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन या कपास? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कपास। कपास जो है एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है। और नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन ये क्या है? मैन मेड। ये क्या है? ये मैन मेड है, याद रखना है। लेकिन कपास जो है वो नेचुरल फाइबर है। अगला प्रश्न है, कपास यानी कंपास का उपयोग किस लिए किया जाता है? एक कंपास इज यूज फॉर तापमान मापने, दिशा ज्ञात करने, भार मापने या दूरी मापने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिशा ज्ञात करने यानी फाइंडिंग डायरेक्शन। कंपास जो होता है वो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए क्या आता है? कुछ इस तरह कंपास होते हैं जिसमें क्या आता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये डायरेक्शन होता है और ये दिशा को ज्ञात करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं? विच टाइप ऑफ टीथ हेल्प इन च्यूइंग फूड? इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स या मोलर्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोलर्स, ठीक है। च्यूइंग यानी कि हमारे दांत जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप, ठीक है, 4 टाइप। ये 4 टाइप दिया हुआ है, एक इंसीजर दिया है, एक कैनाइन दिया है, एक प्रीमोलर और एक मोलर। तो यहाँ पूछ रहा है च्यूइंग, कौन सा जो दांत है वो चबाने का कार्य करता है? तो जो मोलर होता है ना वो चबाने का काम करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधों में हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है? ग्रीन कलर इन प्लांट इज ड्यू टू विच पिगमेंट? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन या मेलानिन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। यहाँ पूछ रहा है कि पौधे में हरा रंग, किसी पौधे में जो हरा रंग होता है यानी कि पत्ते हो या स्टीम कुछ भी, तो खासकर पत्ते में जो हरा रंग होता है उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट। उस ग्रीन पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल, ठीक है। और जो क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को ट्रैप करने में इसका फंक्शन होता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है और ये जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, इस कारण से। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा वर्णक होता है हरे रंग में, पौधे के हरे रंग में? तो यहाँ पे वर्णक का नाम जो है वो क्लोरोफिल है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? व्हाट काउज डे एंड नाइट ऑन अर्थ? पृथ्वी की परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, चंद्रमा की गति, सूर्य के घूर्णन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन ऑफ अर्थ। जब अर्थ रोटेट करता है तो दिन और डे एंड क्या होता है? डे एंड नाइट होता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज यानी कि ओविपेरस है? आपको याद रखना है कि जीव 2 तरह के होते हैं इस अंडज के अकॉर्डिंग। एक होता है आपका ओविपेरस, दूसरा होता है वीवीपेरस। तो ओविपेरस जो होंगे ना वो एग देंगे, एग ले करेंगे, ठीक है। और जो वीवीपेरस होंगे वो डायरेक्ट क्या करते हैं? बच्चे को
बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे को बॉर्न करते हैं। याद रखना है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा ओविपेरस है, कौन सा जीव, गाय है कि कुत्ता है कि चमगादड़ है कि कबूतर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कबूतर, क्योंकि कबूतर जो है वो अंडे देती है, इसलिए वो ओविपेरस है। गाय, कुत्ता, चमगादड़ ये तीनों क्या है, मैमल्स है, यानी कि विविपेरस, जो बच्चे को जन्म देते हैं और बच्चे को फीड कराते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? व्हाट इज द अल्टीमेट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी? चंद्रमा, सूर्य, जल की कोयला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सन। सन जो होता है वो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स होता है, लाइट, यानी सन। पर्यावरण संरक्षण के लिए 3R का सही क्रम क्या है? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 3Rs ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन? रीयूज, रिसाइकिल, रिड्यूस। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, या रिसाइकिल, रिड्यूस या रीयूज, या रिड्यूस, रिसाइकिल या रीयूज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। पहले एक चीज़ क्या होगी, रिड्यूस होगी, रिड्यूस होगा तो उसको रीयूज़ किया जाएगा, रीयूज़ होगा तो फिर उसका रिसाइकिल किया जाएगा। ठीक है, यही 3R का क्या है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस जानवर को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है? विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट? घोड़ा, ऊंट, गधा या हाथी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैमल को क्या कहता है, शिप ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि कैमल जो होते हैं ना वो रेगिस्तान में रहता है। ठीक है, उस रेगिस्तान में चल सकता है। अगला प्रश्न है, मच्छरों के प्रजनन को रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग? गड्ढों में पानी जमा होने देना, पानी को ढक कर रखना, कचरा फैलाना या पेड़ काटना? अलाउ स्टैग्नेंट वाटर, कवर वाटर स्टोरेज, स्प्रेड गार्बेज या कट ट्रीज? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी को ढक कर रखना। अगर मान लीजिए हम मॉस्किटो के ब्रीडिंग को रोकेंगे तो ब्रीडिंग को रोकने के लिए क्या किया जाता है, कहीं भी जो पानी खुला है उसको आप ढक के रखिए। ढक के रखने से क्या होगा कि मच्छर उस पर क्या करेंगे, एग ले नहीं करेंगे, बच्चे को जन्म नहीं देंगे, यानी कि प्रजनन नहीं करेंगे, रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छा उपाय है पानी को ढक कर रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का जल माध्यम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर ट्रांसपोर्ट? ट्रक, रेलगाड़ी, जहाज या हवाई जहाज? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिप। शिप जो है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए एक अच्छा परिवहन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल चक्र यानी वाटर साइकिल में जलवाष्प के ठंडा होने से क्या बनता है? व्हाट इज फॉर्म व्हेन वाटर वेपर कूल्स इन द वाटर साइकिल? बादल बनता है कि हिमनद कि ओस की नदी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लाउड्स। यानी कि वाटर वेपर जब ठंडा हो जाता है, यानी कि जलवाष्प के ठंडा होने से क्या बनता है, जब वाटर वेपर कूल हो जाता है तो ये बादल बदल जाता है, यानी कि कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। वाटर वेपर का कूल हो जाना, ठंडा हो जाना, ये बादल का रूप ले लेता है, यानी क्लाउड्स। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। यानी लास्ट प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग किससे संबंधित है? इन ईवीएस टीचिंग लर्निंग बाय डूइंग इज रिलेटेड टू रटने की विधि, गतिविधि आधारित अधिगम, या व्याख्यान विधि, या श्रुतलेख, डिक्टेशन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गतिविधि आधारित अधिगम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो इस सेशन को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय।